हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित भारत जोड़ो अभियान। जैसा कि आपको मालूम है कि कांग्रेस ने 7 सितंबर से भारत जोड़ो अभियान की शुरुआत भारत के दक्षिणी छोर कन्याकुमारी से शुरू कर दिया है और यह अभियान जो कि एक पदयात्रा अभियान है वह 12 राज्यों से होता हुआ कश्मीर तक पहुंचेगा और उसमें 150 दिन लगेंगे, अर्थात लगातार 5 महीने तक यह अभियान चलता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि कांग्रेस बुरे दौर में चल रही है। उसकी हालत इतनी कमजोर पहले कभी नहीं हुई थी। 2014 में उसे मात्र 44 सीट मिले और 2019 के आम चुनाव में उसे मात्र 52 सीट मिले, अर्थात कांग्रेस लोकसभा के कुल सदस्यों की 10% सदस्य भी नहीं जीत पाया, जिसके कारण से उसे विरोधी दल का नेता का दर्जा नहीं मिल पाया। दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर कांग्रेस की अभी सदस्य संख्या 84 है और इसी तरह से राज्यों में कांग्रेस के एमएलए की संख्या 695 के लगभग है, जबकि बीजेपी के एमएलए के सदस्यों की संख्या दुगुनी है। अभी हाल में 5 राज्यों के चुनाव हुए, जैसे यूपी, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड, और इन राज्यों में कांग्रेस किसी भी राज्य में सरकार नहीं बना पाई। गोवा में उसकी स्थिति बहुत मजबूत थी, लेकिन वहां भी वह सरकार नहीं बना पाई। पंजाब भी उसके हाथ से चला गया और आम आदमी पार्टी ने 92 सीट जीत करके एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। जैसा कि आपको मालूम है कि पंजाब में 117 सीट है विधानसभा में। बीजेपी भी वहां कुछ नहीं कर पाई, लेकिन कांग्रेस की बहुत जबरदस्त दुर्दशा हुई। दोस्तों, कांग्रेस के पिछड़ने के क्या कारण हैं? 4-5 कारण हैं। पहला यह है कि कांग्रेस अपने घर को ठीक से संभाल नहीं पा रही है। पार्टी का जो अंदरूनी मैनेजमेंट है वो कमजोर हो गया है और जिसके कारण से बहुत सारे नेता कांग्रेस से छोड़ करके दूसरे पार्टी में जा रहे हैं या भाग रहे हैं। दूसरा कारण यह है कि 2019 के चुनाव के बाद तत्कालीन कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन उसके बाद में कांग्रेस लीडरशिप को सुलझाया नहीं गया। इंटरिम प्रेसिडेंट के रूप में श्रीमती सोनिया गांधी को लाया गया, लेकिन बीमारी के कारण से वह इफेक्टिव लीडरशिप प्रदान नहीं कर पाई है और जिसके कारण से कांग्रेस में जबरदस्त असंतोष व्याप्त है। और अभी अक्टूबर महीने में कांग्रेस में चुनाव होने जा रहा है, जिसमें कि कांग्रेस प्रेसिडेंट को कांग्रेस के डेलीगेट्स के द्वारा चुनाव किया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस में फंड का जबरदस्त अभाव है। जहां पर बीजेपी को कॉर्पोरेट वर्ल्ड से बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, वहीं पर कांग्रेस को बहुत कम पैसे मिलते हैं, जिसके कारण से वो सही ढंग से चुनाव नहीं लड़ पा रही है। 2019-20 के आम चुनाव के समय कांग्रेस को 133 करोड़ रुपए मिले, जबकि बीजेपी को इसी पीरियड में 700 करोड़ से ज्यादा पैसे चंदे के रूप में मिले। आज बीजेपी के पास में 5000 करोड़ से ज्यादा की पूंजी है, जबकि 100 वर्ष से ज्यादा पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी होने के बावजूद भी उसके पास में 1000 करोड़ से ज्यादा की पूंजी नहीं है। तो स्पष्ट है कि कांग्रेस में रिसोर्स का बहुत ज्यादा अभाव है और जिसके कारण से वह अपने कैंडिडेट को फंडिंग नहीं कर पाती है। एक और कारण है कांग्रेस के पीछे जाने का, और वह है कांग्रेस का सोशल मीडिया पर इफेक्टिव नहीं होना। इसके उलट
बीजेपी का सोशल मीडिया जबरदस्त रूप से काम कर रहा है और वन बाय वन कांग्रेस के जितने लीडर हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू या श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या कांग्रेस के अन्य नेता या कांग्रेस की पॉलिसीज, उन्हें बारी बारी से ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। तो कांग्रेस सोशल मीडिया के युद्ध में बीजेपी से बहुत पीछे चल रही है, जिसके कारण से आम जनता, खास करके नए लड़के जो कि पहली बार वोटर बने हैं, उसके दिमाग में बीजेपी राष्ट्रवाद की भावना फैलाने, हिंदू या हिंदुत्ववादी दृष्टिकोण को उनके बीच ले जाने में कामयाब हो रही है। दोस्तों, समस्या क्या आ रही है? आखिर कांग्रेस को भारत जोड़ो अभियान शुरू करने के लिए क्यों बाध्य होना पड़ा? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में और हमारा समाज पूरी तरह से सांप्रदायिक तौर पर विभाजित हो गया है। वर्तमान समय में जो वोटिंग पैटर्न उत्तर भारत में चल रहा है वह यह है कि एक धर्म के लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं, अर्थात बहुसंख्यक हिंदू बीजेपी को वोट दे रहे हैं, भले उसकी नीति सही हो या गलत हो। तो उसके कारण से कांग्रेस पूरी तरह से पिछड़ रही है। हालांकि अभी यूपी के चुनाव में के दौरान महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा जबरदस्त मुद्दा था, लेकिन लोगों ने ओवरवेलमिंगली बीजेपी को सपोर्ट किया और खास करके हिंदुओं ने। अब स्थिति ऐसी आ गई है कि जिस यूपी में मुसलमानों की संख्या 14-15% है, उसको दरकिनार करके बीजेपी 2 बार से यूपी में बहुमत प्राप्त कर रही है। एक अन्य कारण है कि जहां जहां कांग्रेस और बीजेपी का डायरेक्ट फाइट है, अर्थात कुल 186 ऐसे एमपी सीट हैं जहां पर कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों बाइपोलर कंटेस्ट में शामिल रहते हैं। और 2019 के चुनाव में देखा गया कि वहां पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 91% था। 2014 में यह स्ट्राइक रेट 84% था। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि जहां जहां बाइपोलर कंटेस्ट है और जिन राज्यों में हिंदू मेजॉरिटी में है, वहां वहां कांग्रेस सफर कर रही है। कांग्रेस को वोट तो मिल रहे हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच में 20% का गैप दिखता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि अगर चुनाव के दौरान अगर आप कन्वासिंग करेंगे, मीटिंग करेंगे, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। आपको सतत और लगातार अपने पार्टी कैडर को गैल्वनाइज करना है, उनको सक्रिय रखना है, आम जनता के बीच में मैसेज देना है कि आप एक समतामूलक समाज, एक सर्वधर्म समभाव वाली समाज की स्थापना करना चाहते हैं, जिसमें कि किसी को भी अपीजमेंट नहीं होगा, संतुष्टिकरण नहीं किया जाएगा, लेकिन प्रत्येक कम्युनिटी को कंसेशन दिया जाएगा। तो कांग्रेस को इस भ्रांति को हटाना है और जो बीजेपी ने यह फैला दिया है कि कांग्रेस एक मुसलमान परक पार्टी है, उसे दूर करना होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों? अगर 2019 का आप चुनाव देखेंगे तो आप क्या पाते हैं कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, यूपी में, खैर यूपी में तो कांग्रेस का उतना महत्व तो नहीं है, लेकिन जहां जहां भी हिंदू बहुसंख्यक हैं उत्तर भारत में, वहां वहां बीजेपी का विक्ट्री मार्जिन 15 से लेकर 20% है। अर्थात अगर 7 से 8% भी स्विंग कांग्रेस के फेवर में होता है, फिर भी कांग्रेस 105-106 सीट से ज्यादा जीत नहीं पाएगी।
पिछले चुनाव में यह देखा गया कि राजस्थान के 25 सीट में से सारे सीट बीजेपी को आए। उसी तरह से गुजरात के 26 सीट बीजेपी की झोली में गए। एमपी के 29 सीट में से 28 सीट बीजेपी की झोली में गए। छत्तीसगढ़ के 11 सीट में से सिर्फ 2 सीट कांग्रेस को छोड़कर 9 सीट जो है वह बीजेपी के खाते में गए। और यही हाल कर्नाटक में भी रहा, यही हाल महाराष्ट्र में रहा, जहां पर कि कांग्रेस और बीजेपी डायरेक्ट फाइट में थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि हिंदुओं में यह बात बैठा दी गई है कि कांग्रेस एंटी हिंदू पार्टी है, और इसीलिए इतनी बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी होने के बावजूद भी कांग्रेस को हिंदू वोट नहीं दे रहे, या उस स्तर पर नहीं दे रहे हैं जिसमें कि कांग्रेस के कैंडिडेट जीत जाएं, और गैप 15 से लेके 20% है। दोस्तों, कांग्रेस को क्या करना चाहिए जिससे कि वह एक ताकतवर पार्टी के रूप में पूर्व की भांति उभरे? पहला, उसे एक स्ट्रांग लीडरशिप की दरकार है। उसका लीडरशिप विजिबल होना चाहिए, और बीजेपी के समान ही उसका लीडरशिप राउंड द क्लॉक लोगों के सामने दिखना चाहिए। दूसरा पॉइंट यह है कि गांधी फैमिली को छोड़कर के नॉन गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाइए, ताकि बीजेपी का जो आरोप रहता है वंशवाद का आरोप, उसे वह आरोप पूरी तरह से खारिज हो जाएगा। पूरे देश में संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। दोस्तों, पिछले 2019 के आम चुनाव में पाया गया कि 17 राज्य से कांग्रेस ने एक भी एमपी सीट नहीं जिता पाया। इसका मतलब क्या हुआ कि इन राज्यों में कांग्रेस की स्थिति अर्थात संगठन बहुत ही कमजोर है। उसे मजबूत करने की आवश्यकता है। आजादी के समय में और आजादी के बाद कांग्रेस एक अम्ब्रेला पार्टी के रूप में काम करती रही है, जिसमें कि राइटिस्ट, लेफ्टिस्ट और सेंट्रिस्ट सभी प्रकार के लोग रहे हैं। आज की तारीख की आवश्यकता यह है कि अगर उसे बीजेपी आरएसएस कंबाइन से मुकाबला करना है तो उसे एक क्लियर कट आइडियोलॉजी को साथ में लेकर चलना होगा। उसे यह बताना होगा कि उसका जो सेकुलरिज्म है वह सर्व धर्म समभाव पर आधारित है, रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन और कंसेशन टू ऑल बट अपीजमेंट टू नन। दूसरा, उसका हमेशा कोशिश रहना चाहिए कि वो एक समाजवाद देश में लाए, जिसमें कि गरीब और अमीर के बीच में जो खाई बढ़ती जा रही है उसको पाटने का काम करेगी। दो हिंदुस्तान नहीं चलेगा। उसे यह भी बताना चाहिए कि पब्लिक सेक्टर के एग्जिस्टेंस से कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा, उसका डिसइन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा। उसको इफेक्टिव और इफिशिएंट बनाने के लिए इंटरनल रिफॉर्म तो किए जाएंगे, लेकिन उसको खत्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो कमांडिंग हाइट्स ऑफ आवर इकोनॉमी है। उसे यह भी बताना पड़ेगा कि जिस तरह से गरीबी रेखा के नीचे 20% से ज्यादा लोग परेशान हो रहे हैं, इन व्यक्तियों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का प्रयास करना होगा। कांग्रेस को महिलाओं के बीच, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के बीच में अपनी पैठ बढ़ानी होगी, और उन्हें बताना पड़ेगा कि कांग्रेस इन वर्गों के हितों के लिए भरसक प्रयास करेगी। और पूर्व में जो कांग्रेस ने जो काम किए हैं इन वर्गों की भलाई के लिए, उसे जोर शोर से जनता के बीच में रखना होगा। दोस्तों, जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जब बाइपोलर कंटेस्ट होता है तो उसमें 15 से लेकर 20% का एडवांटेज बीजेपी के पास में है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि कांग्रेस को अपने पार्टी कैडर को गैल्वनाइज करना होगा, हमेशा उसे सक्रिय रखना होगा। आम जनता के बीच में लगातार एजिटेशन करने होंगे, ताकि बीजेपी के द्वारा जो भ्रांति फैलाई गई है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है या एंटी हिंदू पार्टी है, इस भावना को दूर करना होगा।
और अगर कांग्रेस लगातार प्रयास करेगी, फील्ड में उतरेगी, मास एजिटेशन अपनाएगी, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ेगा और जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो जबरदस्त वोट परसेंटेज का खाई है उसको कम किया जा सकता है। और दोस्तों, अगर इस 186 एमपी सीट में कांग्रेस 50% स्ट्राइक्स रेट के साथ भी 2024 में सफल होती है, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस सरकार बनाने में केंद्र में सफल हो जाएगी। तो दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर कैसा रहा, आप अपने टिप्पणी से मुझे अवगत कराएं। अगर किसी टॉपिक पर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें। थैंक यू वेरी मच।